अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। चीनी कहाँ गायब हो गई, चीनी की कीमत को पर कैसे लग गए। शुगर मिल या फिर हम शुगर माफिया पूरी की बात करूं जिसमें डीलर्स भी हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि चीनी की कीमत को पर लग गए। कायमा कमेटी का जो इजलास हुआ, उस कायमा कमेटी की उस मीटिंग में बहुत कुछ होशरुबा था। वही लोग जो चीनी की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं, चीनी बना सकते हैं, चीनी मार्केट में फैला सकते हैं, वही लोग सियासतदान भी हैं, असम्बलीज़ में भी बैठे हैं। बहुत सारे मामलात बहुत उलझ के रह गए। फिर हम देख रहे थे कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई। अब डी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं राना तनवीर। ये डी रेगुलेट करने से ऐसा क्या हो जाएगा कि चीनी की कीमत भी बेहतर हो जाएगी, मार्केट भी हम आहंग हो जाएगी उस कीमत से, और चीनी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। डीलर्स कह रहे हैं कि जी मिल्स मालिकान की वजह से चीनी की सप्लाई नहीं हो पा रही, सारा मलबा डीलर्स पर डाला जा रहा है। और मिल्स मालिकान कह रहे हैं कि हमारी तरफ से सप्लाई रुकी नहीं, प्रोडक्शन रुकी नहीं, इसलिए सारा मलबा हम डीलर्स पर डालेंगे। 13 लाख मैट्रिक टन चीनी थी, 13 लाख मैट्रिक टन में से 5 लाख मैट्रिक टन रिजर्व रहा, 7 लाख हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब ये 7 लाख एक्सपोर्ट कर दिया, 5 लाख हमारे पास रिजर्व था, फिर भी हम मान लेते हैं कि जी ये 13 लाख और 5 लाख रिजर्व में से आप ज़रा 7 लाख निकाल दें, तो फिर भी 11 लाख 10 लाख मैट्रिक टन बचती है। वो गई कहाँ चीनी? और अगर वो सरप्लस थी तो कहाँ है, और अगर सरप्लस नहीं थी तो क्यों बताया गया? शुगर एडवाइजरी बोर्ड करता क्या है, काम कैसे करता है, किसकी नाअहली है? अवाम तो रुल गई है। आज ही की बात अगर मैं बताऊं, गुज़िश्ता रोज़ भी जाहिद गिशकोरी, जिन्होंने इस स्कैंडल को एक्सपोज किया था पूरे कि ये कैसे हो रहा है, ये स्कैम क्या है, चीनी कहाँ से आई, कहाँ चली गई और कितनी महंगी होने जा रही है, वो बहुत पहले से इसके लिए अलार्म बजा रहे थे। अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। पहले ज़रा इस पर भी बात करेंगे। गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट बिजली का बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और इस 3.81 ट्रिलियन के जो सर्कुलर डेट है, इसको कम करने की एक प्लानिंग की गई है, लेकिन 1275 अरब बैंकों से लेकर तकसीम किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? क्या कर्जा लेकर पावर परचेजिंग एजेंसी को दिया जाए और उसी कर्जे से बिजली का सर्कुलर डेट जो खुद में कर्जा है वो कम किया जाए और 561 अरब तक लाया जाए। कितना मुफीद होगा ये सिलसिला, क्योंकि वादा किया गया था IMF से कि सर्कुलर डेट को कंट्रोल किया जाएगा। क्या यही टेक्निकल चीज़ है या रीज़न है, इसी तरह किया जा सकता है, या ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, इसका कुछ और वजह करना पड़ेगा? फिर पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्री, बार बार हम सुन रहे हैं, इंडस्ट्री की शिकायत है कि एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है या एनर्जी बहुत महंगी हो रही है, प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही। किस बात में हकीकत है, किस में नहीं है? स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर कैसे जा रही है? पाकिस्तान में बैरूनी इन्वेस्टमेंट आने के दरवाजे क्या खुले हैं या नहीं? इन सारी चीज़ों पर, और इकॉनमी जो इस वक्त प्रेजेंट है पाकिस्तान की वो किस सम्त में जा रही है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, माहिर मैशत भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मौशी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर सलमान साहब, पहले ज़रा चीनी, चूँकि इतना बड़ा मामला बन गया, आवाम रुल रही है। आज की अगर मैं बात करूँ, कोई दूर की बात नहीं कर रहा सर, हमारे अपने प्रोड्यूसर साहब आज चीनी तलाश करते रहे, उन्हें चीनी नहीं मिली है। और गुज़िश्ता रोज़ जाहिद गिशकोरी ये बता रहे थे कि उन्होंने जिस रेट पर चीनी ली है वो 200 से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि चीनी मौजूद भी है, मिल भी नहीं रही, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। सर, ये चीनी का मसला है क्या, क्यों कंट्रोल नहीं होता? देखें, हमने चीनी का जो निज़ाम है वो ऐसा बनाया है कि चीनी के जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए ये सोने की चिड़िया है। सबसे पहली बात है कि चीनी जो है वो तकरीबन नवंबर में से लेके मार्च अप्रैल तक बनती है और फिर पूरे साल उसकी कंजम्पशन होती है। तो ये कोई अजीब बात नहीं है। ऐसी बहुत सी कमोडिटीज़ होती हैं जो इसी तरह होती हैं, गंदम भी इसी तरह होती है, बाकी चीज़ें भी इसी तरह होती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो निज़ाम है इसकी प्रोडक्शन का, इसकी स्टोरेज का, इसके बेचने का, ये सारे का सारा कंट्रोल करती है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि हुकूमत करती है नौकरशाही के थ्रू। और जो मालकान हैं जो चीनी बनाते हैं उनके लिए वो सारी पॉलिसीज बनती हैं कि वो
अपना इससे पूरी तरह से फायदा उठा सकें। तो जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का टाइम होता है, मार्च अप्रैल में, जब चीनी वाफिर मकदार में होती है, उस वक़्त उसकी कीमत खासी गिरी होती है, नीचे होती है। तो उस वक़्त ये एक मुहिम चलती है कि इस चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। और एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बैरून मुल्क ज़रा महंगी बिजली चीनी इतनी बैरून मुल्क सस्ती होती है, तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आप सब्सिडी लेते हैं हुकूमत से, ताकि वो इंटरनेशनल प्राइस पे आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। सो एक बेनिफिट तो आपने ये लिया कि जिस वक्त पाकिस्तान में कीमत कम होती है, आप उस वक्त इसको एक्सपोर्ट करते हैं, सब्सिडी भी लेते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की कीमत ऊपर बढ़ जाती है, तो डबल फायदा होता है। उसके बाद जब वक्त आता है कि अब शॉर्टेज हो गई है मार्केट में और डिमांड के लिए हमें और चीनी चाहिए, तो फिर हम एक तो वो हायर कीमत पे जो भी स्टॉक करके बैठा होता है वो बेशुमार पैसा बनाता है। उसके बाद फिर आप इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर भी पैसा बनाते हैं। और इंपोर्ट इस टाइम पे करते हैं कि जब दोबारा से क्रशिंग स्टार्ट होने वाली होती है, उस वक्त आती है वो बाहर से चीनी। और उसका मतलब ये है कि किसान जो है उसके ऊपर आप प्रेशर डाल सकें कि वो भी अपनी कीमत नीचे रखें। तो ये सारा कंट्राइव्ड सिस्टम है, इसमें कोई मार्केट की फोर्सेस नहीं है, कोई स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको इसके प्रोटेक्शन दी जाती है। कोई इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता, खास परमिशन लेनी पड़ती है इंपोर्ट की। इसी तरह एक्सपोर्ट भी नहीं आप कर सकते। तो जो भी परमिशंस हैं वो मालकान के फेवर में ही आती हैं, वो कंज्यूमर के फेवर में नहीं आती। और किसान के फेवर में भी मेरा ख्याल वो नहीं आती। तो ये हर साल अब हो रहा है, और हर साल इसके ऊपर कमिश्नें भी बैठती हैं और सारा कुछ होता है। तो आई थिंक इसका तरीका तो यही है कि आप इंपोर्ट जो है ओपन होनी चाहिए, कोई भी इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट भी ओपन होनी चाहिए, और स्टोरेजेस का निज़ाम होना चाहिए कि जो लोग इन्वेस्ट करें स्टोरेज में, उसमें आप उनको भी रिटर्न मिले। तो एक पूरा इकोसिस्टम है इस सारी कमोडिटी का, वो उसको बनाने की ज़रूरत है। सलमान शाह साहब, ये डीरेगुलेट करने की जो बात कर रहे हैं राना तनवीर साहब, क्या फ़ायदा हो जाएगा डीरेगुलेट करने से? ये कैसे मुसाबकत आ जाएगी इसमें? कैसे हो जाएगा हम आहंग ये सारा मामला डीरेगुलेट करने से? सेकेंड डीरेगुलेट का मतलब ये है कि इसके ऊपर से जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स हैं वो हटाए जाएं। लेकिन वो आप इस तरह से नहीं हटा सकते, आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा कि चीनी की जो खरीदो फरोख्त है वो बड़ी कंपेटिटिव कंडीशंस में होनी चाहिए। और जब वो प्रोडक्शन में होती है, उस वक्त उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और उसके बाद उसको प्रॉपर जगह पे स्टोर भी होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि कितनी चीनी स्टोर हो चुकी है। और मार्केट प्लेयर्स को भी पता होना चाहिए कि इतनी चीनी अवेलेबल है, इतनी चीनी जो है हर महीने कंज्यूम होगी, और इतनी जो है वो एक्सेस है और इतनी शॉर्ट है। और कंट्रोल करने के लिए कि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कार्टेल ना बनाएं या कोई इस तरह का काम ना करें, तो इंपोर्ट भी ओपन होनी चाहिए और एक्सपोर्ट भी ओपन होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट हो, जो हो रहा हो वो दिख रहा हो और पता हो कि हाँ जी ये हमारे पास सरप्लस है, तो ये हम इसको बाहर भेज सकते हैं, इतना हमारे पास स्टॉक है तो इसको ज़रूरत के लिए रख सकते हैं। डॉक्टर कैस साहब, सर प्लीज़ कहिएगा, आप कुछ फरमा रहे थे। देखें, मैं शुक्रिया। बात यह है कि डॉक्टर सलमान शाह साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसका नाम है स्टेट कैपिटलिज्म, के हुकूमत सरमायादारी निज़ाम को भी अपने पास रखती है
और इन इन हाउस डिसीजन लेती है, जिससे अब खुद ही जो बोर्ड है, जो अफसर हैं, जो सियासतदान हैं, जो मिल मालिक हैं, उनको फायदा हर तरीके से पहुंचता है, और जो आवाम है वो जो टैक्स देती है, जो वोट देती है, उनको नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं करेंगे, जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे, जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, चीनी क्या, आटा क्या, बिजली क्या, हर चीज में आपको ये माफिया और ये इन हाउस ट्रेडिंग नजर आएगी और मुनाफाखोरी नजर आएगी, और मुल्क की मईशत बैठती जाएगी। ये तरक्की नहीं कर सकती और मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ कि जब तक आप कंपटीशन नहीं कराएंगे और हुकूमत का, ब्यूरोक्रेसी का हाथ निकालेंगे नहीं इन सारे मार्केट के जो हैं मैकेनिज्म से, आप इन सारे मसाइल में फंसते ही जाएंगे। कुछ लोग पैसे बनाते जा रहे हैं अंदर की इंफॉर्मेशन से, और वो इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी देती है, पॉलिटिशियन देते हैं अपने ही लोगों को। और आप कई किस्म के स्कैंडल्स आप देख रहे हैं, कई किस्म के गबन देख रहे हैं, उसमें चीनी का भी है और क्रिप्टो करेंसी का भी है और गधे के गोश्त का भी है। तो इन अ वे जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, कर्जदारी को खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, एक डीरेगुलेट करने की बात हो रही है डॉक्टर कैफ साहब, अभी सलमान साहब ने इस पर बड़ी डिटेल बात भी की। नीचे ही जाती रहेगी जी, कैसा डीरेगुलेट करने से फायदा हो जाएगा, इस चीज पे कोई कंट्रोल हो जाएगा? हर साल ये खबर नहीं सुनने को मिलेगी कि चीनी गायब हो गई, चीनी महंगी हो गई। देखें, बात यह है कि हुकूमत का काम मॉनिटरिंग है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, फ्रॉड से बचाना है। और अगर हुकूमत के एहलकार खुद भी फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर आपको कौन सिखाएगा? जी क्या साहब, मैंने आपसे कहा कि हुकूमत के एहलकार ही अगर फ्रॉड करेंगे, उनका काम है फ्रॉड से बचाना, तो फिर आपको कौन बचाएगा? अच्छा सलमान साहब, सर हम शुगर एडवाइजरी बोर्ड की ज़रा बात आपसे जाए, क्या करता रहा इतना अरसा शुगर एडवाइजरी बोर्ड, और ये जो केन कमिश्नर्स हैं इनका रोल क्या देखते हैं? कोई बड़ा इफेक्टिव रोल होता है इस सारी सिचुएशन में? आई थिंक पूरी सप्लाई चेन के ऊपर एक किस्म का कंट्रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि फार्मर को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का, और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो प्रोड्यूसर का है। प्रोड्यूसर कंट्रोल करता है सारी चेन को, और प्रोड्यूसर ही एक किस्म की अपनी कीमतें सेट कर रहा है। और जब तक ये पूरी चेन को हम कंपेटिटिव नहीं बनाएंगे, यानी कि फार्मर जो है वो वही फार्मर गन्ना प्रोड्यूस करे जो अच्छी उसकी आउटपुट ले सकता है, उसकी शुगर कंटेंट अच्छी होगी और वो ख़ास एरिया में सिर्फ होगी। ये नहीं है कि आप उसको फार्मर को इंसेंटिव दें कि वो कॉटन को छोड़ के शुगर केन की तरफ आ जाए, और फिर शुगर केन जब वो बेचने जाए तो वो भी मिल मालकान के लिए फ़ायदेमंद हो। सो आई थिंक आपको ये चीज़ भी डीरेगुलेट करनी पड़ेगी कि जो कीमत कॉटन की है, जो कीमत शुगर केन की है, वो मार्केट बेस्ड हो और उसमें भी ये क्रॉप्स एक दूसरे के साथ compete करें। अच्छा सर, अभी आप कंपटीशन की बात कर रहे थे डिमांड और सप्लाई में, मैं सर एक ब्रेक लेनी है, वापस आके आपसे जरा ये भी जानता हूँ डिमांड सप्लाई में कंपटीशन के हवाले से। राणा तनवीर ये कह रहे हैं कि शुगर मिल्स को मजीद लाइसेंस दिए जाएं और ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए और फिर कंपटीशन पैदा हो जाए। जो बेहतर होगा वो रह जाएगा, जो ठीक काम नहीं करेगा वो बंद हो जाएगा। क्या ये तरीक़ाकार ही होगा? फिर ज़रा आकर हम बिजली के सर्कुलर डेट की भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बैक सलमान साहब प्लीज़ काइंडली आप बात पूरी कर लीजिएगा, चूंकि हम ब्रेक पर जा रहे थे, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। एक तो सर ये जो कंपटीशन का आपने जिक्र किया, ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो लाइसेंस दे या वो कुछ करे इस तरह से। मार्केट फोर्सेस में देखें, अगर आपने एक इंडस्ट्री को चलाना है जिसको आपने सब्सिडी भी देनी है, जिसको आपने
एक्सपोर्ट करने के लिए भी सब्सिडी देनी है, जिसको फिर आपने इंपोर्ट जो होती है उसके ऊपर भी सब्सिडी देनी है। तो उस इंडस्ट्री को आपको जिसे कहते हैं कि फेज आउट करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट जो ऑल्टरनेट्स हैं उनको आप ख़त्म कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली शुगर इंडस्ट्री ने कॉटन को बड़ा तबाह किया है, और वो ज़्यादा इंसेंटिव शुगर केन उगाने के लिए दिए जाते हैं और कॉटन के लिए उस किस्म के इंसेंटिव्स नहीं हैं। तो आई थिंक कि यहाँ से बात शुरू होती है कि शुगर इंडस्ट्री को इतना हुकूमत क्यों इतना परवरिश उसकी कर रही है। और उसका मतलब यही है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ऑल्सो इसमें मालिकान भी हैं, तो वो पॉलिसीज जो हैं अपने मर्जी की बना रहे हैं। सो नंबर वन, जिसकी भी शुगर इंडस्ट्री है उसको तो इसमें शुगर इंडस्ट्री की डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। तो पहला स्टेप तो ये है कि ये शुगर बोर्ड हो या ईसीसी हो या वज़ीर आज़म हो या वज़ीर ख़ारिजा, जो भी हैं, उनके अगर इंटरेस्ट हैं इस बिज़नेस में तो उसके बारे में उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई डिसीजंस ली जाएं और वो डिसीजंस जो हैं अवाम के नुकसान के लिए बन जाएं और फिर वो फ़ायदा डिसीजन मेकर को होना शुरू हो जाए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब ये आप रिजॉल्व करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन की तरफ जाती है, क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम जो डिसीजन मेकर्स का है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो वही लोग इन्वेस्ट करेंगे फिर शुगर में जो उससे मुनाफा कमा सकेंगे, और अगर नहीं वो मुनाफा कमा सकेंगे तो वो फिर टेक्सटाइल में करेंगे या किसी और चीज़ में करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए वो सिस्टम बेहतर होगा कि हम उस चीज़ में जाएं जिसमें पाकिस्तान का कंपेटिटिव एडवांटेज है। अच्छा, ये डॉक्टर कैद साहब बड़ी डिटेल अभी सलमान शाह साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट ही है कि लाइसेंस दे के इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना। फ़िलहाल हमें देखना ये है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और इम्पोर्ट ओरिएंटेड इनका फ़र्क बड़े गौर व खौफ से देखना पड़ेगा। दूसरा, शुगर हमारे पास सरप्लस है, फिर हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा सही मैकेनिज्म वजह नहीं है, या मैकेनिज्म मौजूद है उस पर वर्कआउट नहीं हो रहा? देखें, बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान का शुगर केन देखें तो वो दुनिया के शुगर केन से 25% ज्यादा पानी लेता है, तो इनफेक्टिव है। पाकिस्तान का शुगर केन जो है वो दुनिया के शुगर केन से 35% कम शुगर पैदा करता है और फिर भी कॉस्ट इनफेक्टिव है। जिसके बरस में एग्री करता हूँ कि कॉटन जो थी वो आप एक्सपोर्ट करते थे, तो आपने एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट को प्रोड्यूस किया अपने फायदे के लिए हुक्मरानों के, और जो आपके डॉलर कमाते थे उस इंडस्ट्री ने आपने अब कॉटन को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो जो लाइसेंस वाले, तो आई डोंट एग्री विद दैट। मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब से कि इजाजत दें कि जो पैसा चला, मेरा ख्याल है कि IMF की पॉलिसी भी यही है। अब सवाल सिर्फ ये है कि आपने जो पूछा है फैक्ट्री जो है, अब उसको मालिक से या बड़े बड़े गोदामों से निकालने का काम भी तो हुकूमत का है। आप के तो ये बने हुए हैं जो आप कमिश्नर कह रहे हैं, चीफ कमिश्नर, नेशनल कमिश्नर, ये उनका रोल है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, फिर कह रहा हूँ कि आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करते? जब आप 2-3 लोगों को सजाएं देंगे जिन्हें तो भी, ये बात सही है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो उस वक्त करें जब आपके डॉलर बचते हैं। हमें चीजें एक्सपोर्ट करनी है, डिवर्सिफाई करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, और ये सारा जो है हुकूमत की इजाजत के बगैर होना चाहिए, सिर्फ हुकूमत की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा आपसे जानना चाहूँ मैं, अगर जैसे बरतानिया की हम बात कर लें, शुगर कैन प्रोडक्शन वहाँ डोमेस्टिकली नहीं होती है, वो शुगर बीट पर रिलाई करते हैं, जो वो भी बाहर से ही इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा, वो उसके बावजूद वहाँ पर चीनी
उसकी कीमत बहुत कंट्रोल में रहती है, वहाँ ये मसला ही नहीं है। हम तो शुगर केन प्रोड्यूसर कंट्री हैं, फिर भी हमारे यहाँ इतने बड़े मसाइल हैं। देखें, हमने ये बात पहले गवर्नेंस की बात कर ली है, तो वो मुल्क जो हैं वो एक हद तक प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट करते हैं और कंज्यूमर को भी सपोर्ट करते हैं, फार्मर को भी सपोर्ट करते हैं और इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं, और कहीं चीजों को हाथ से निकलने नहीं देते। हमारे मुल्क में तो हम पैसे ही बनाते हैं उस वक्त जब क्राइसिस आता है, और वो पैसा वही बनाते हैं जो अंदर की इंफॉर्मेशन लेके या देके उस वक्त चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, सख्तबाजी कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें और आपको पता है इन नामों का, मगर जब वो हुकूमत में होते हैं, जब वो पार्लियामेंट में होते हैं, जब वो तो गवर्नेंस के इश्यूज को जब तक आप हल नहीं करेंगे, आपकी एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर उस लेवल पे ग्रोथ कर ही नहीं सकता। जब आपको पता है कि आप टैक्स के पैसे को मिसयूज करके एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सकते हैं, आप ये चीनी की खुद बुट करके पैसे बना सकते हैं, आप आटे का क्राइसिस पैदा करके खुद आप सर्कुलर डेट को रख के पैसे बना सकते हैं। तो फिर वहाँ कैसे चलेगा ये? अगर आप आदाद-ओ-शुमार में देखें, सोशल इंडिकेटर्स में देखें, तो आप सब सहारा अफ्रीका के बाद सबसे नीचे हैं। आप पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी हो रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, और कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं आ रही हैं, और आप झूठ बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, जबकि आप अब पता लग रहा है कि 4% है इन्फ्लेशन। तो ये जब तक ये सारा जो निज़ाम है इसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा, रिफॉर्म्स नहीं किए जाएंगे, आप इस जैसे क्राइसिस में फंसते ही रहेंगे इररिस्पेक्टिव। सर ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे यहाँ ये जो गवर्नेंस का मॉडल है, ये जो इंतज़ामी उमूर हैं, इस पर बड़ा मामला है। अब आते हैं सर ज़रा, हम ये जो बात करते हैं कि इतना हमारा गर्दिशी कर्जा है, बढ़ता चला जा रहा है सालों सालों की बुनियाद पे, 3.81 ट्रिलियन का गर्दिशी कर्ज बढ़कर हो गया है, इसको 561 अरब रुपए तक ला रहे हैं कम करके। कैसे लाएंगे सर? कोई फॉर्मूला सिर्फ कर्ज ही है, कर्ज लेकर, बैंक से कर्ज लेकर, या कोई इसके लिए बेहतर हल और भी हो सकता है? मेरे से आपने जी डॉक्टर कैस साहब। जी बिल्कुल, हल तो देखिए, हल हर चीज से होते हैं, अमूमन मुश्किल हल होते हैं, मगर आपके पास अगेन वही है इशू कि आप इजाजत दे दें कि बिजली गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, ये बिजली घर कंपीट करें और डायरेक्टली लोगों तक लेके जाएं बिजली, तो देखिएगा कहाँ दूसरी बात गर्दिशी करने की है। जब आप बंद पड़े हुए जो हैं पावर हाउसेज को भी वो कैपेसिटी चार्जेस देते रहेंगे, तो कैसे? जो कैलकुलेशन है वो और है। कैलकुलेशन ये है कि 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं बिजली सेक्टर में तो 25 पैसे की बिजली पैदा होती है, 75 पैसे जो जाए होते हैं वो गर्दिशी कैसे खत्म होगा? आपने बिल भी बढ़ा दिए, आपने IMF से भी कर्जा ले लिया, बैंकों से भी ले लिया। ये जब तक आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं होगी, जब तक आप अगेन गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे इस बिजली सेक्टर में और कंपटीशन नहीं कराएंगे, आपका ये हद नहीं ठीक होगा। या तो एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर कैस साहब, इस पर जरा डिटेल बात भी करते हैं। सलमान शाह साहब भी साथ होंगे, एक जरा ब्रेक लेते हैं, इस पर जरा और डिटेल बात भी करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जरा अब हम बात करेंगे बिजली के शोबे को लेकर, गर्दिशी कर्ज को लेकर, कैसे ये मामला हल होगा? क्या कर्ज लेकर गर्दिशी कर्जा जो है वो ख़त्म किया जाएगा, इसको 561 अरब तक लाया जाएगा, या कोई और मैकेनिज्म भी है ऐसा जो बेहतर हो? IMF बहुत सारे हवालों से इसकी कीमतों पर, गर्दिशी कर्जों पर, दीगर मामलात पर, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर कई सवालात उठा चुका है। सलमान शाह साहब, कैसे मामला हल होगा? गर्दिशी कर्ज 3.81 ट्रिलियन रुपए का 561 अरब तक लाएंगे, ये बैंकों से कर्जा लेकर इसको बेहतर किया जाएगा, क्या किया जाएगा? देखिए, बिजली का निज़ाम जो है वो तो बिल्कुल अब कोलैप्स हो गया है, और उसमें
अवाम को गरीब कर दिया है और बिजली भी नहीं आती और बिल जो हैं वो भी आसमान पे जा रहे हैं और दुनिया में जिस रेट पे बिजली बनती है और मिलती है पाकिस्तान में उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पे बिजली बनती है और मिलती है। तो ओवरऑल तो आप देखें तो बिजली का निज़ाम जो है वो फेल हो चुका है। और मैं जब ये कहता हूँ कि निज़ाम, तो वो क्या निज़ाम है? वो निज़ाम एक्चुअली है कि बिजली का पूरा एरिया जो है वो तकरीबन सरकार चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, पावर डिवीजन जो है उसके थ्रू तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसमिशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। पावर जनरेशन जो है उसमें भी ऐसे ऐसे प्राइवेट सेक्टर को ठेके दिए गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुफाद में नहीं थे और गलत टेक्नोलॉजी, गलत किस्म के मायदे, ये जो कैपेसिटी पेमेंट गले में फंसी हुई है, ये बड़े अरसे से इनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो इसको निज़ाम को चेंज करने के बजाय इसको और पुख्ता करने की कोशिश में है कि ये और चले। तो इसमें भी वही वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात भी है और हुकूमती मिसमैनेजमेंट भी है, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, चोरी का बहुत बड़ा मसला है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो ये निज़ाम जो है इसको एक्चुअली जो पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक के साथ मायदे हैं उसके मुताबिक तो इस निज़ाम को आपने एक कंपेटिटिव पावर मार्केट में चेंज करना था, यानी कि इसमें हुकूमत का रोल ख़त्म करना था और कंपटीशन की बेसिस पे बिजली बननी थी और हमारे घरों में डिलीवर होनी थी। तो वो कंपेटिटिव पावर मार्केट तो बनने नहीं दी किसी ने, और पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी जो कंट्रोल करती है हर चीज़ को और जिसका इसके बिजली पे भी कंट्रोल है, उन्होंने कंपेटिटिव पावर मार्केट नहीं बनने दी और उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा क्योंकि अब सलमान आप शाह साहब, देखें इसका भी हाल एक बिल्कुल अगर मैं आपसे पूछूं वैसा ही है कि यहाँ भी रेंटल पावर प्लांट्स में पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, उनके अपने निकल आए थे मामलात, और इसकी कैपेसिटी पेमेंट्स के मामलात बंद भी पड़ा रहे तो कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये कोई हल हो सकता है कि हम सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को 1252 या 75 अरब रुपया दे दें, उनसे कहें जी बाकी मामला डिस्ट्रीब्यूशन पे कर लें, इसको कम करके 561 पे लें, फिर ये कर्जा कैसे पूरा होगा जो पहले लिया है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, अब तो ये है कि जो मायदे आप कर चुके हैं उनके तहत तो आपको वो ऑनर करने पड़ेंगे। तो कैपेसिटी पेमेंट्स जो हम इस वक्त दे रहे हैं वो हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी दे रहे हैं और जो पुराने तेल के ऊपर लगे हुए हैं उन पे भी दे रहे हैं, तो वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे नेगोशिएट करके थोड़ी सी मुद्दत मांग सकते हैं, लेकिन वो भी जो है वो नहीं मान रहे पाकिस्तान की बात। तो उनको पे करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप बजट में से पैसे निकालें और उनको पे करें, और दूसरा ये है कि फिर अवाम के ऊपर आप और बिजली का बोझ डाल दें और ज़्यादा टैरिफ्स करें ताकि फिर वो उससे वो पूरा किया जाए। या सर तो उसके सोलर बाद पॉलिसी को भी तो डिस्करेज कर दिया, खुद इनकरेज करके खुद डिस्करेज कर दिया। जी, ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें एक बात जो समझने वाली है कि अगर आप सोलर की कीमत देखें इस वक्त, तो वो हमारी जो बाकी जितने प्लांट्स हैं उनकी जो एनर्जी प्राइस होती है, एक प्राइस है जो कि कैपेसिटी प्राइस है, जो तो हमने देनी देनी है क्योंकि हमने उनको कहा है कि आप ये
बिजली का कारखाना लगाएंगे तो आप एक किस्म का आपको रेंट इसका ये दे रहे हैं, लेकिन अगर उस कारखाने को चलाएंगे तो उसकी कीमत और देनी पड़ती है कि उसमें जो ईंधन इस्तेमाल होगा उसकी कीमत भी आपको देनी पड़ेगी। तो इस वक्त जो सोलर की जो कॉस्ट है वो ईंधन से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ईंधन वाली बिजली को बंद कर दें और आप कैपेसिटी पेमेंट भी दें और बाकी बिजली पूरी करें सोलर से, तो फिर भी पाकिस्तान को बचत है। बेहतर दो बात सर, तरीकों इसका से मतलब है कि सोलर की जो पॉलिसी डिस्करेज कर रहे हैं वो नुकसान में जा रही है। बेहतर है कि इसको इनकरेज किया जाए। सलमान शाह साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कैस असलम साहब का भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।